हरिओम। टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं डॉक्टर पंकज हूँ, आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, संस्कृत पढ़ता और पढ़ाता हूँ और सुपर टेट के लिए मैं आपकी कक्षाओं को लेकर के आने वाला हूँ। और ये देखिए हमारी जो कक्षा शुरुआती है और इनको आप देख के अंदाजा लगाइए कि 2026 के जो सुपर टेट में सवाल बनने वाले हैं, उन सवालों की जो प्रकृति रहेगी वो कैसी रहेगी, किस प्रकार की रहने वाली है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का और ये देखते हैं कि सुपर टेट में बनने वाले सवाल हमारे किस प्रकार के रहने वाले हैं और कहां से रहने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले हमारे सेशन को एक बार शेयर कर दें और फिर हम आगे की बात करते हैं। जो भी हमसे जुड़े हुए हमारे जो भी छात्र हैं, जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं, सबका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अब आप लोग टेट नहीं सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं हमारे टीचर्स अकादमी से। और टीचर्स अकादमी एक बेहतर टीम के साथ आपके साथ सामने उपस्थित होने वाली है। वो टीम कुछ इस प्रकार से है, आप देखेंगे ये टीम हमारी है और ये टीम टीचर्स अकादमी की है, जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे 20 जुलाई से मिलने जा रही है। और आप चाहें तो ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, जो भी हमसे जुड़े हुए जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, वो सब एक बार हमें लाइक से कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लाइक कमेंट करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दें। और देखिए हमारे जो भावी शिक्षक बैच है, ये 20 जुलाई से आरंभ हो रहा है और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो निश्चय ही इसका लाभ आपको समय के साथ मिलेगा। लेकिन खास बात यह है कि समय से जुड़िएगा साथियों, तभी मजा आएगा, और देर से जुड़ेंगे तो उतनी मजा आपको नहीं आएगी। मजा मतलब तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिल पाएगी। तो आइए देखते हैं हम अपनी इस टीम को। और 20 जुलाई से हमारे बैच चल रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैच से ज्यादा बेहतर जरूर है, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम किस प्रकार से उन 10 सवालों को, संस्कृत से बनने वाले 10 सवाल, भाई देखिए क्या है सवाल। तो आपको आपके बनेंगे कितने? 150 सवाल बनेंगे। आपके सुपर टेट में कितने सवाल बनेंगे? 150 सवाल। यानी सुपर टेट में बनने वाले सवालों की संख्या कितनी रहेगी? आपके सुपर टेट में सवाल कितने बनेंगे हमारे प्यारे अभ्यर्थियों? जो हमारे जो सुपर टेट में बनने वाले सवाल हैं, वो सवालों की संख्या कितनी रहेगी? आप ये देख सकते हैं, उन सवालों की संख्या हमारी कितनी रहेगी? 150। और इस 150 में जो संस्कृत की भूमिका है, 150 में जो संस्कृत की भूमिका है, वो कितने सवालों की है? 10 सवालों की। यानी अगर संस्कृत निकाल देंगे तो आपका पूर्णांक कितना हो जाएगा? 140। 140 आपका हो जाएगा अगर संस्कृत निकाल देते हैं तो। यानी 10 नंबर आपको इसमें से प्राप्त करना है। 10 सवाल, और 10 सवाल कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, इस बात का अंदाजा आपको भी होगा। तो हम सभी साथियों का आह्वान करते हैं कि आप सब जुड़े हुए हैं, तो एक बार आप शेयर करते हुए हमारी बातों की तरफ आप बढ़ेंगे। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी इस कक्षा की वर्णमाला की, जिसमें प्राय आपसे हमारा देखिए जो थंबनेल लगा हुआ है कि ऐसे आएंगे 10 में 10। अब ये सवाल यही उठता है कि कैसे आएंगे। और अगर आपको देखिए रणनीतिक तौर पे अगर समावेशी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए भाई अब ये बात नहीं रह गई कि टेट वाला मामला है, करेंगे आप मेरिट में आएंगे सीधा शिक्षक बनेंगे। 2026 में आप शिक्षक बनेंगे और 2026 में ही जब शिक्षक बनेंगे आप, और 60,000, 55,000, 60,000 की नौकरी आपकी एकदम 56,000, 60,000 की नौकरी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो साथियों, अगर जुड़े रहे हैं हमारी संस्था से तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो हम सभी हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, अपनी इस कक्षा का आगाज करते हैं। आज का हमारा जो थंबनेल है वो है किसका? आप देख रहे होंगे हमारा जो आज का थंबनेल है वर्णमाला। यानी आज हम शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने आपसे भाषा के बारे में बात की थी, भाषा क्या है, कैसे है, कितना है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा से बनने वाले सवाल क्या हो सकते हैं। कि भाषा से बनने वाले सवाल यही बन सकते हैं कि भाषा किस धातु से बनी हुई है, और हमारी भाषा संस्कृत है, किस लिपि में लिखी जाती है। लिपि एक होती है ना, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, अंग्रेजी जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए आपको अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी, इंग्लिश क्या है भाई? ये इंग्लिश है ना, ये आखिर इसकी लिपि क्या है? यही तो है, ये इसकी क्या है? एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, इसकी क्या है? लिपि है। वैसे ही हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो हम क्या उसको देखते हैं कि जब हम अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, आप एक अलग लिपि है। वैसे संस्कृत की अपनी एक लिपि होती है, हिंदी के भी अपनी एक लिपि होती है,
संस्कृत शब्द की संस्कृत भाषा की, हिंदी भाषा की एक लिपि हमने कल चर्चा की थी, जिसका बहुत प्रसिद्ध नाम क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी इसकी लिपि है। और हमने एक चर्चा की थी आपसे कल, याद अगर आपको हो, देखिए भाई भूलिएगा नहीं, देखिए मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं। देववाणी, गिरवाण वाणी, ठीक है। और ये जो शब्द हैं वो किसके लिए आए थे कल? देखिए भाई, देव भाषा किसको कहा गया? संस्कृत को, एक बात और कल की मैं थोड़ा सा दोहरा दूं 1-2 मिनट में। संस्कृत को 2-3 नामों से जाना जाता है। क्या? देववाणी, यानी देवताओं की भी वाणी इसी में है। कैसे है बच्चों? जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान शंकर की भी आराधना करते हैं, तो हम श्लोकों के माध्यम से करते हैं और वो संस्कृत में करते हैं। इसीलिए क्या कहा गया? जो देव हैं, जो भी हमारे आराध्य हैं, उनको भी अगर हम याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम किसमें करते हैं? देववाणी में करते हैं। यानी जो श्लोक होगा, जो मंत्र होगा, जो भी उसमें पद्य रहेगा, वो प्रायः संस्कृत में रहता है ना। तो ये बात आपके लिए। अब आप मोटी मोटा, अब देखिए कुछ सवाल ऐसे आपके सुपर डेट में आएंगे जो समझ पे आधारित रहेंगे। सारी चीज आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। बहुत चीजें दुनिया में पढ़ने के लिए है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो जिनको सटीक हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे 10 में 10 आपको लाना है, तो ध्यान आपको ये रखना होगा साथियों, ये 10 में कर 10 आपको ले आना है, तो आपको करना क्या होगा? 2019 में एक सवाल पूछा हुआ था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। अब आपसे पूछ सकता है 2026 में कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। आपसे 2026 में सवाल ये भी बन सकता है, अच में कितने वर्ण आते हैं, यानी प्रत्याहार अच के अंतर्गत। तीसरा सवाल बन सकता है, प्रत्याहार में अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? 5 स्वर आते हैं, 4 स्वर आते हैं, 3 स्वर आते हैं, 7 स्वर आते हैं। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसको हम टिक के माध्यम से आपको बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और निश्चय ही 2026 में आप 10 में 10 करने के काबिल रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी आपकी नजर इधर उधर गई, थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ, तो पता लगा कि 10 में आप 4 भी 5 भी करने के लिए आप 3 भी सवाल 4 भी सवाल कर पाए, ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही समय पे सही रणनीति के साथ जुड़ेंगे, तो निश्चय ही इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अवश्य भोक्तव्यम, कहा गया कि निश्चय ही आपको अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे, कहा कि हाँ अवश्य भोक्तव्यम। हाँ, मैं आपको कुछ कमेंट देखना चाहता हूँ। जो भी साथियों जो भी साथी इसको देख रहे हैं उनके लिए लाभप्रद होगा। इसको देववाणी भी कहते हैं, और एक शब्द और कहते हैं गीरवाण वाणी। गीरवाण वाणी 2-3 शब्द हैं। ये पूछ सकता है कि देववाणी किस भाषा को कहा गया? हिंदी को, संस्कृत को, तेलुगु को, तमिल को। आपसे पूछ लिया, और आपको अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक सवाल आपका गया भाई। तो अगर आप देववाणी, गीरवाण वाली देववाणी, हमने बताया कि जब भी हम देवता का स्मरण करते हैं, और देखिए किसी देवी देवता का, तो उनके जो मंत्र होते हैं, जो उनकी स्तुतियां होती है, वो प्रायः किसमें होती हैं? संस्कृत में होती हैं। इसीलिए जो देवताओं की वाणी, माना गया जो देवता लोग हैं वो संस्कृत में ही बोलते थे, ऐसा माना गया। आज भी माना जाता है कि जो देवता लोग हैं वो हिंदी में नहीं बोलते हैं, भोजपुरी में नहीं, बुंदेली में नहीं, बघेली में नहीं, और वो बोलते किसमें है? देवताओं की वाणी क्या है? वो संस्कृत मानी गई। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया कि संस्कृत को देवाणी कहा गया, संस्कृत को गीरवाण वाणी कहा गया। ये सब आपके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आपके परीक्षा में कहीं छप जाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ध्यान रखिएगा। और क्या पूछ सकता है आपसे? अभी तो भाई 2019 में हमने आपको बताया कि 2019 में कौन कौन सवाल बने थे। आपको मैं एक बार बताना चाहता हूं, 2019 के सवालों को अगर आप देखेंगे, तो उन सवालों को देखने के बाद ही देखिए भाई, क्या तैयारी हमको वैसे करनी चाहिए, जहां से सवाल बन रहे हैं सटीक वहीं पे हमें जाना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, टीचर्स अकादमी आपके लिए ये सब सुविधाएं लेकर के आपके सामने आ रही है। जैसे आपसे कहा गया 2019 के सुपर डेट में आपसे सवाल क्या बना था? हाँ, 2019 के सुपर डेट में सवाल एक बना था, क्या चर्चा मैं कर दूं, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। सुपर डेट में क्या बना था? 2019 के सुपर डेट का सवाल क्या है, ये देखिएगा।
माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? चर्चा करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी सवाल मान लीजिए कोई भी सवाल रहा होगा, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, शायद 11वां या जो भी सवाल था ऐसे या 21वां ऐसे कुछ था। बोला था आपसे सवाल पूछा था, सवाल क्या पूछा था? पूछा कि माहेश्वर, महेश्वर नहीं बल्कि माहेश्वर, माहेश्वर। अब सोचिए एक सवाल की कीमत आपके शिक्षक बनने में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा। ये बात आपको तब अंदाजा लगेगा जब आप क्वालिफाई करते करते या एक मेरिट 1 नंबर 2 नंबर से जो बेचारे बाहर हो जाते हैं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी छात्र 2019 में 1 सवाल से बाहर हुए होंगे, 1.5 सवाल से बाहर हुए होंगे, उनकी तकलीफ, उनके दर्द को आप समझ सकते हैं। पूछा माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, यही सवाल आपसे पूछा था। और विकल्प उसने क्या दिया था ये देख लीजिए भाई। उसने एक विकल्प रखा, बड़ा मजबूत विकल्प रखा था भाई। ए ऑप्शन रखा था, यहाँ पे बी ऑप्शन रखा था, ऐसे ही था, यहाँ सी ऑप्शन रखा था और यहाँ डी ऑप्शन रखा था। सवालों से शुरुआत हम करेंगे ताकि आने वाला समय जो रहे वो जो आपकी पढ़ाई का क्रम हो, पढ़ने पढ़ाने का, प्यारे विद्यार्थियों, उसमें ये रहना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। ऐसा ना हो कि सारा चीज पढ़ डालें, लास्ट में सवाल क्या बनता है जाने न पाए आप, तो शुरुआत में जान सकें। माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या उन्होंने पूछा था, पहला विकल्प क्या रखा था? उन्होंने पहला विकल्प भी रख दिया था। क्या पहला विकल्प उन्होंने रखा था? 16, दूसरा रखा था 14, तीसरा रखा था 13 और यह रखा था डी वाला 12। उन्होंने पूछा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या होगी। यही सवाल जिन्होंने सही किया होगा वो मेरिट में 1 नंबर ज्यादा रहे होंगे, और जिनका गलत हो गया होगा वो बेचारे कम हो गए होंगे, या तो परीक्षा, या तो उस भर्ती से बाहर हुए होंगे, या तो और हो सकता है कि वो अपना मनचाहा जिला ना मिला हो, अपने गांव के बगल ना मिला हो, किसी शहर में उनको ना मिला हो। ये सब समस्याएं 1 नंबर से साथियों जब आपका चयन रुकता है या 1 नंबर से आपकी मेरिट अच्छी बन जाती है, आप किसी मेरिट में, आप गोरखपुर में, आप शाहजहांपुर में, आप ललितपुर में, आप प्रयागराज में, वाराणसी में, शहर के किनारे पा जाएंगे, 1 नंबर ज्यादा रहेगा, मेरिट आपकी बढ़ जाएगी, खट से आप अच्छा शहर पा जाएंगे। तो इसके लिए साथी जरूरी है एक एक सवाल। माहेश्वर सूत्र कितने कहे गए साथियों? उत्तर आपका आपके सामने आने वाला है। इसका जो उत्तर बताया गया वो उत्तर क्या था? हमारा बी विकल्प था, 14 माहेश्वर सूत्र। कौन कौन से थे? बहुत सरल इसका होगा, हम आपको सूत्रों के माध्यम से बताएंगे, आपको टिक के माध्यम से बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक ट्रिक बताऊंगा आपको, कुछ करना नहीं है। माहेश्वर सूत्रों की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा। एक ट्रिक में आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, बस आप बने रहिए टीचर्स अकेडमी पे, और हमारे सेशन को आप एक बार शेयर करें अपने साथियों तक, जो भी टेट पास होने वाले हैं और जो परीक्षा देने वाले, जो 1 नंबर 2 नंबर से आगे पीछे हो रहे हैं, सबका बहुत धन्यवाद करेंगे। और फन जोन फॉरएवर उन्होंने कहा कि 14, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा 14, और ये 14 के जगह कहीं आपने 13 मार दिया, कुछ लोग 16 मारेंगे, कुछ लोग 12 मारेंगे। तो जो 16, 12, 13 वाले हैं ये बड़ा अपने साथ जो है बड़े नाइंसाफी करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो इस तरह साथियों क्या है, जब आप पढ़िए तो आप जरूर ये बातों को पढ़िए कि ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है। आने वाले समय में एक सवाल आपसे बन सकता है, वो सवाल क्या है? देखिए सारी बातें मैं जो कर रहा हूं ये सारी बातें वर्णमाला के अंतर्गत ही आती हैं। वर्णमाला से बनने वाले पहले सवाल ही बता के तब हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सरल से कठिन की तरफ, उदाहरण से सिद्धांत की तरफ, उदाहरण से, तो इस तरह हम बातें करेंगे। तो जो भी हमसे जुड़े हुए छात्र हैं एक बार हमारे सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सवाल नंबर 2 आ गया आपके सामने। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 सवाल देने के बाद फिर मैं अपने सिद्धांत पे आऊंगा। सवाल नंबर 22 मान लीजिए है, 2019 का ही पेपर है, मान लीजिए ये सवाल नंबर 21 था, ये सवाल नंबर 21 था और हम सवाल नंबर 22 का 21 था और सवाल नंबर 22 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 22 आपसे पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? पूछ लिया तो भला आप क्या करेंगे? उत्तर तो भाई देना पड़ेगा, मास्टर बनना आपको है, शिक्षक, प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक आपको बनना है, शिक्षक आपको बनना है,
तो सवाल आपको हल करना पड़ेगा। वहां पे टीचर अकादमी का कोई फैकल्टी, यानी टीचर अकादमी की जो भी अनुभवी फैकल्टी है, किसी विषय में आपकी सहायता नहीं कर सकती, सिवाय परीक्षा के एक दिन पहले तक हम आपको सारी बातें बताएंगे, समझाएंगे, हल कराएंगे और पीडीएफ देंगे, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ ट्रिक्स के साथ, ताकि ट्रिक्स पे आपके 50% सवाल तो सीधे ट्रिक्स पे आ जाए और जो 50 बचेगा वो थ्योरी से आ जाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे आपको कायदे से, यानी थ्योरी के साथ दोनों बातें हम आपको एक साथ लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। सवाल नंबर दूसरा आ गया, अष्टाध्यायी पूछ लिया। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं, यही सवाल आपसे बन गया। 4 विकल्प उसने खट से रखा, आपको जवाब आपसे मांग लिया। उसने पहला विकल्प रखा ए, इसने रखा सी और इसने रखा बी, यहां पे रखा डी। पहला विकल्प उसने दे दिया आपको, कहा कि पहला विकल्प होगा 18, दूसरा होगा 28, तीसरा होगा 8 और चौथा होगा 38। अष्टाध्यायी में पूछ लिया कितने अध्याय हैं, जिनको आ रहा है वो तो भाई बिल्कुल सटीक माना जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी रहेगा जो 18 भी मारेंगे, 28 भी मारेंगे, कुछ और मारेंगे, सारा चीज मारेंगे। तो ये क्या है, ये सवाल आपको मैं बता करके आगे बढ़ने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि छोटे सवाल तो देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, थोड़ी सी निगाह बजी। अष्टा माने उन्होंने कहा, ये तो अष्ट माने तो लोग समझेंगे 8, अष्ट माने तो भाई 8 होता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अष्टा माने कहीं 8 से भारी, तो 8 से भारी एक संख्या मिलती है 18, लेकिन यहाँ सवाल 18 नहीं होगा। विद्यार्थियों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अष्ट माने होता है 8। अष्ट माने क्या होता है 8, तो हमारा यहाँ कौन सा हो गया, हमारा सी विकल्प इज राइट, यानी सी विकल्प हमारा एकदम कंफर्म है। और यहाँ पे बी विकल्प हमारा कंफर्म है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और अष्टा माने 8, अध्याय माने अध्याय, जिसमें 8 अध्याय हो उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें देखने में आपको छोटी लग रही होंगी, लेकिन सवाल आपसे बिगड़ने की संभावना है वहां रहती है। एक सवाल और पूछ सकता है, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, है ना, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए भाई, सवाल से शुरू करेंगे तो इसके बाद जब हम पैटर्न पे अपने जब हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तो आप खट से पकड़ लेंगे कि बिल्कुल सटीक बात यही है। आइए, सवाल पूछेगा, आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है, सवाल नंबर जो भी हो पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं। अष्टाध्यायी उसने दे दिया, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं। कितने पाद हैं, ये कठिन सवाल आपसे पूछेगा इसमें कि अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं। अब आप बताइए, ये पूछा क्या है आपसे, अंडरलाइन कर देगा, कहेगा अंडरलाइन हम कर दिए हैं, बताइए। अष्टाध्यायी को सिंगल इन्वर्टेड कामा कर देगा। अष्टाध्यायी में नहीं बल्कि में, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, सवाल आपसे पूछ लिया, आपको जवाब देना। और आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप कहीं न कहीं परीक्षा में अच्छा कर पाए, ये थोड़ा सा हमें संदेह है, लेकिन अभी भी समय है। अगर आप समय से जग जाते हैं तो निश्चय ही आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए देते हैं हम पहले ए विकल्प, यहां देते हैं बी विकल्प, यहां देते हैं सी विकल्प, यहां देते हैं डी विकल्प। और आपसे पूछेगा सवाल में, आपसे पूछेगा, पहले दे देगा 22, पहला विकल्प 22, हम इसको दूसरे रंग से कर दें, आंसर आपका दूसरे रंग से कर दें। देखिए भाई, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन इसका लाभ आपको मिलेगा। 22, 32, 12, 42, कितने पाद है यही आपसे पूछ लेगा और आपको जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके सुपर टेट में ये पेपर आ चुका होगा।
सवाल नंबर 1 और दे देते हैं, दोनों का जवाब दे दीजिए, इसके बाद हम लोग सिद्धांत की शुरुआत करेंगे। भाई सवाल 1 और पूछ लिया, संस्कृत शब्द में पूछ सकता है आपसे कि संस्कृत शब्द में, सवाल नंबर कुछ भी हो, हाँ, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यही पूछेगा आपसे। अब आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन बना के दे देगा, दोनों का उत्तर आप खोज के रखिए। ए हो गया ए विकल्प, ये हो गया बी विकल्प, ये हो गया सी विकल्प, ये हो गया डी विकल्प। उत्तर भी हम आपको दे रहे हैं, पहले का उत्तर खोजिए, दूसरे का उत्तर खोजिए। पहले दिया है सब उत्तर, दूसरा दे देगा तीसरा दे देगा हंस, चौथा दे देगा चार विकल्प दे दिया, आपको उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर दे पा रहे हैं तो इन दोनों सवालों का उत्तर दीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे वर्णमाला, और बहुत विधिवत साथियों पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। और वर्णमाला को जब पढ़ेंगे हम देखेंगे वर्णमाला में हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है, और उन विषयों को एक बार हम आपके कमेंट को देखना चाहेंगे कि आप हमें कमेंट क्या कर रहे हैं साथियों। तो हम कमेंट आपके देखने के बाद आगे की बात करते हैं। तो जो भी साथियों से जुड़े हुए हैं, एक बार आप इतना कर दें कि आप केवल इस सेशन को शेयर करें, साथियों तक पहुंच पाए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो जो भी हमसे साथी जुड़े हुए हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं, और इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आप जुड़े हुए हैं, बड़े आराम से, बड़े तल्लीनता के साथ हमको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, आज की कहानी शुरू करते हैं। पहले इसका उत्तर हम आपको दे देंगे, और उत्तर देने के बाद हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए एक बार हमें जरूर कमेंट करें कि अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं। तो साथियों इसका उत्तर हमें जो अभी तक मिल पा रहा है, आपने हमें कोई कमेंट किया नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप साइलेंट बैठे हुए हैं, आप हमें कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी इसका जवाब अभी आप दे नहीं पा रहे हैं, आप खोजे नहीं, आलस्य कर रहे हैं। तो चलिए हम आपके जवाब देते हैं। अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? तो चरवाठ 32, क्योंकि 8 अध्याय है, और हर अध्याय में कितने कितने पाद हैं? 4 पाद है, तो 8 चौक 32 पाद हो जाते हैं। यानी हमारा जो करेक्ट उत्तर है ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तीसरा शब्द आते हैं, अष्टाध्यायी में पूछा था कि पादों की संख्या कितनी। संस्कृत शब्द है ये जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 10 सवाल पूछा जाएगा। संस्कृत शब्द में ही उसने पूछ लिया कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग प्रत्यय अव्यय आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। सम है, शह है, संस है और शम है। यहाँ हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। सम उपसर्ग पूर्वक क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ट प्रत्यय लगता है, तो क्या बनता है? संस्कृत शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये हमारी कक्षा सही लग रही है तो एक बार आप इसको शेयर और कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो साथियों मजा आएगा। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। आइए देखते हैं वर्णमाला। क्या देखते हैं? वर्णमाला की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, और इस वर्णमाला में सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि वर्णमाला में हम लोग आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्णमाला की, और वर्णमाला क्या है ये हम शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं वर्णमाला, वर्ण की माला। साथियों क्या है, आपने देखा होगा जब आपके यहाँ कोई चीफ गेस्ट आता है, मुख्य अतिथि आपके विद्यालय में आता है, आपके किसी भी जगह आता है, आपके ग्राम पंचायत में आता है, आपके गांव में आता है, कहीं भी, तो सबसे पहले उसका क्या होता है? हम लोग माल्यार्पण करते हैं। जो माला बनाते हैं वो कैसी होती है? ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें गुलाब की रहती है, इसमें जो चमेली रहता है, इसमें अन्य प्रकार के फूल इत्यादि रहते हैं, अन्य प्रकार के। आप देखते हो इसमें कितने प्रकार के फूल रहते हैं? कई प्रकार के, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के। लेकिन इसमें इसको क्या कहते हैं? माला। यानी अनेक फूलों से बनी हुई क्या कहलाती है? एक माला है, वो फूल माला कहलाती है। क्या कहलाती है? फूल माला कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या है? वर्ण की माला है, यानी हमारे चारों तरफ क्या वर्ण ही वर्ण है।
स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इत्यादि इत्यादि जो वर्ण हमारे आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला के साथ में क्या है? इसको हम ध्वनि कहते हैं। पहले दो तीन चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जान लीजिएगा। संस्कृत क्या है पहले ये जान लीजिए, संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत क्या है और व्याकरण क्या है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल इसमें बनने की संभावना रहेगी प्यारे बच्चों। संस्कृत क्या है ये देखिए, हम संस्कृत किसे कहते हैं, इसमें संस्कृत शब्द से तीन सवाल बनता है। सम, हाँ क्या क्या बनता है, संस्कृत शब्द कैसे बनता है? सम उपसर्ग पूर्वक, अभी हमने बताया, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से क्या लगता है? क प्रत्यय लगता है। क्या बनता है? संस्कृत। क्या बन गया? संस्कृत बन गया। इस सम क्या उपसर्ग है, क्री धातु है, क प्रत्यय है, इससे हमारा संस्कृत बन गया। अब आपको बताना जरूरी मैं समझता हूं, ये सम उपसर्ग है। क्या है ये सम उपसर्ग है, आपको जाना बहुत जरूरी है। क्या साथियों है ये? सम उपसर्ग है। अभी पूछा था हमने। क्री क्या है ये क्री धातु है। और क्या है? ये ता क्या है? ये ता क्या है? ये प्रत्यय है। यानी इतना चीज मिल करके क्या बना है? संस्कृत बना। जैसे आप घर बनवाते हैं तो आप देखते जब आपके घर का निर्माण होता है, जब पक्का घर बनता है, जब आप घर बनवाते हैं तो घर बनवाने में क्या लगता है? सीमेंट लगती है, ठीक है, सरिया, ईंट, है ना, ये सारी चीजें, मोरंग, बालू, ये सारे विषय आपके लगते हैं, तब जाके क्या बनता है? ये सब मिलता है तो क्या बनता है? मकान बनता है। वैसे ही सम उपसर्ग, क्री धातु, ता प्रत्यय, ये जब सब मिल जाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? संस्कृत बन जाएगा। सवाल आपसे बनने की संभावना है इसमें प्रबल रहती है कि कौन सवाल इसमें बन सकता है। तो जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं एक बार आप इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। दूसरी बात, एक शब्द और आता है व्याकरण। व्याकरण शब्द क्या है साथियों? जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रामर, और हिंदी संस्कृत वाले क्या कहते हैं? व्याकरण। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, है ना, ये तो आप जानते हैं, आप जरूर जानते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आइए, व्याकरण शब्द आ गया, और व्याकरण शब्द से पूछा आपसे कि व्याकरण शब्द कैसे बना है, यही भर पूछ लिया। अब आपको बताना जरूरी है भाई कैसे बना। वी और आंग पूर्वक क्री धातु से लिट प्रत्यय लगता है। वी और आंग पूर्वक क्या है भाई? वी और आंग पूर्वक, वी प्लस आंग, वी प्लस आंग, और इसके बाद क्या है? वी प्लस आंग प्लस क्री धातु से लिट प्रत्यय, आंग प्लस क्री धातु से लिट प्रत्यय लग करके क्या बनता है? व्याकरण शब्द बनता है। ये हमारा क्री धातु से लिट प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है? अब क्री धातु को चाहे आपको इस तरह कर, अब हम इन्हें चाहें तो इन्हें घेर के एक ब्रैकेट के अंदर इनको हम, ये देखिए वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लिट प्रत्यय लग करके क्या बन गया? सेम वही बात है। यहाँ वी और आंग क्या उपसर्ग है, क्री क्या है? धातु है, लिट क्या है? प्रत्यय है। ये क्या है? ये धातु है। ये क्या है? ये प्रत्यय है। ये क्या है? सब दोनों ये सब क्या है? उपसर्ग है। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्या हो जाता है? वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्या है? क्री धातु से ल्युट प्रत्यय जब लगेगा तो क्या बन जाएगा? व्याकरण बन जाएगा। सवाल आपसे पूछ लिया इसी में से कि व्याकरण शब्द में कौन सी धातु है, तो आपको क्री बताना पड़ेगा, ल्युट बताना पड़ेगा। ये सब सारी बातें आप जान चुके हैं, तो अब हम शुरू कर देते हैं अपने व्याकरण के पक्ष को कि भला व्याकरण क्या है। अब हम शुरू करेंगे। हाँ, तो जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इतना हम जरूर कहेंगे कि आप एक बार हमारे सेशन को एक बार आप शेयर कर पाए तो कर दें, और बाकी लाइक कमेंट करना वो आपके ऊपर है, आप चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं। खैर, इसी क्रम में हम सबसे पहले एक चीज और पढ़ते हैं। देखिए, सीधे सीधे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ह्रस्व दीर्घा पढ़ने के पहले कुछ जरूरी चीजें हैं, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी चर्चा हम आपसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपने दो बातें देख ली, एक तो संस्कृत देख लिया आपने, एक तो अपने व्याकरण देख लिया। दो बातें आपकी स्पष्ट हो गई। ये उपसर्ग है, ये धातु है, ये प्रत्यय है,
आपसे कुछ भी पूछ लेगा, व्याकरण में कौन सा प्रत्यय लगा है व्याकरण शब्द में, तो प्रत्यय कौन सा है, ल्युट है। व्याकरण शब्द में कौन धातु है, तो क्री धातु है। व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग वी और आंग है। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सम है। कौन धातु है, क्री है। कौन सा प्रत्यय है, अप्ता है। 4-6 सवाल आपके सीधे सीधे सही होने जा रहे हैं। तो जो भी साथी से जुड़े हुए हैं, संतोष सिंह जी जुड़े हुए हैं और काफी उन्होंने एक इमोजी डाला है हंसने का, तो भला उनको क्या मजा आ रहा है ये तो हम नहीं स्पष्ट जान पा रहे हैं। लेकिन चलिए आइए देखते हैं, आगे की बात करते हैं हम लोग। एक चर्चा हम लोग करते हैं त्रिमुनियों की। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि शब्द, अच्छा व्याकरण शब्द क्या है, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, अच्छा थोड़ा सा ये बात हम चर्चा भी करें कि संस्कृत क्या है और व्याकरण क्या है। व्याकरण में क्या होता है, शब्दों की व्युत्पत्ति हम लोग देखते हैं क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों की ओरिजिन क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति हम देखते हैं। क्या देखते हैं, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं बल्कि व्युत्पत्ति, मतलब बहुत विशेष उत्पत्ति कैसे हो पाई शब्दों की, उसको हम देखते हैं कहां पे, व्याकरणों में देखते हैं। आगे देखते हैं भाई साहब, अगला बात क्या है, अगली बात हमारी होने जा रही है त्रिमुनि। संस्कृत के व्याकरण में त्रिमुनि है। संस्कृत व्याकरण में एक त्रिमुनि की चर्चा आती है। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि, आपसे सवाल पूछा जाता है संस्कृत व्याकरण में। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं ये सब सवाल आपके बनने वाले हैं, और ये सवाल सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में आएंगे। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कौन, संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि की चर्चा होती है। त्रिमुनि, त्रि माने क्या होता है आप जानते हैं, त्रि माने 3 और मुनि माने आप जानते हैं ऋषि मुनि। तो यानी वो ऋषि मुनि जंगल वाले नहीं है, यहाँ पे ये त्रिमुनि है। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि है। अब कौन है ये आपको बता रहे हैं, कौन त्रिमुनि है यही आपसे बताने की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये देखिए आगे कौन त्रिमुनि है यही आपसे बताने जा रहा हूं। पहले कौन, एक नंबर पहले जो त्रिमुनि हमारे आते हैं उनमें सबसे पहले हैं पाणिनि। कौन से हैं, पाणिनि महाराज, पाणिनि। दूसरे कौन से हैं, ध्यान रखिएगा क्रम से, दूसरे कौन है, कात्यायन। और कात्यायन का ही एक नाम क्या है, वररुचि। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका नाम है, घर का नाम आलोक, और यहाँ प्रयागराज में आपके मार्कशीट पे आपका नाम क्या है, आलोक है, लेकिन घर पे आपका नाम क्या है, मोनू है। वैसे ही कात्यायन का एक नाम क्या था, वररुचि था। तीसरा नाम क्या मिलता है, पतंजलि। पतंजलि, आजकल बाबा रामदेव देखिए इसी नाम पे सारा ब्रांड बेच रहे हैं, पतंजलि का ब्रांड। यही तीसरे थे, ये त्रिमुनियों में वही आते हैं जिनकी चर्चा बाबा रामदेव करते हैं। लेकिन बाबा रामदेव के बहुत पहले, बाबा रामदेव तो हम इस समय के हैं, इन्हीं के नाम पे बाबा रामदेव ने अपना एक ब्रांड बना लिया। और आप देखिए पूरा पतंजलि का सारा ब्रांड, खाने का, पीने का, नहाने का, लगाने का सारा चीज आपको मिल रहा है। तो ये त्रिमुनियों में आपसे सवाल बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये सुपर टेट किसके लिए, ये स्टेट 26 के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये त्रिमुनियों की चर्चा, त्रिमुनि में कौन है कौन नहीं है याद रख लीजिएगा। बस ये 3 हैं, तो बस इसके बाद अगर आपसे कुछ भी पूछे कौन है कौन नहीं है उससे मतलब नहीं, बस है याद है तो कौन नहीं है आप छाट लेंगे आराम से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो साथियों आइए चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस वर्णमाला की। और वर्णमाला की शुरुआत करने के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे कि वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है और स्वर। वर्णमाला की हम शुरुआत करने जाएंगे साथियों, वर्ण विचार करेंगे। वर्ण विचार में क्या है, वर्ण का हम विचार करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, वर्ण विचार। साथियों हम आज क्या करने जा रहे हैं, वर्ण विचार करने जा रहे हैं। आज हमारा क्या है, वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। वर्ण पे हम आज विचार करेंगे और वर्ण विचार में क्या बातें होती हैं और खास बातें भी हम आपसे चर्चा करेंगे ट्रिक के साथ। बहुत जल्दी, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। वर्ण का विचार, जैसे हम विचार किसी चीज पे करते हैं, परीक्षा पे विचार, आपने रेडियो पे, टेलीफोन और आपने टीवी पे देखा होगा चाय पे चर्चा। आज हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं, वर्ण पे चर्चा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अक्सर नहीं करते हैं मन की बात, चाय पे चर्चा। वैसे ही वर्ण का विचार, आज हम लोग किस पे विचार करने जा रहे हैं, वर्णों पे विचार करने जा रहे हैं, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी है।
क्या है भाई? वर्ण विचार का मतलब हो गया हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें अक्षर कहते हैं। हम जो भी बोल रहे हैं मुंह से, क्या है बोल रहे हैं, ठीक है, बा आ, जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे हमने लिखा वर्ड, हमने लिखा भी, हमने बोला भी, यानी हमारे मुख से जो भी निकलने वाली ध्वनियां हैं, वर्ण हैं, अक्षर हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये वर्ण कहलाते हैं, अक्षर कहते हैं। यानी मुख से निकले हुई ध्वनियों को जो उच्चारण करते हैं, हमें जो भी साउंड्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मेरे अंदर एक ध्वनि निकल रही है, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है तो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण विचार किसको कहते हैं? कि मुख से निकली हुई जो भी साउंड है, जो भी ध्वनियां हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम दो चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? जो ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। क्या बोलते हैं साथियों? आइए देखते हैं। हम इसको पहले मिटाते हैं और हम लोग वर्ण विचार पे हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। तो वर्ण विचार पे अगर शुरुआत कर चुके हैं तो वर्ण विचार की एक बार चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्या है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो हम ध्वनियां बोलते हैं, जो हम ध्वनियां बोलते हैं, ध्वनियां जो मुंह से निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं ध्वनियों को हम दो नामों से अभिहित करते हैं। एक कहते हैं वर्ण और एक कहते हैं अक्षर। अब ये दोनों अलग अलग नहीं कहते हैं, या तो वर्ण कहते हैं या अक्षर, या अथवा उन ध्वनियों को वर्ण और अक्षर के रूप में हम जान पाते हैं। और उन्हीं के द्वारा हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, सुपरटेट हम कैसे लिख पा रहे हैं? जैसे सा लिखा हमने, एक ध्वनि निकली सा की, और उसमें ऊ की मात्रा लिखा, हमने कहा सु, यानी सा कहा, इसके बाद ऊ कहा, सु। ऐसे सु प र टे टा, यही तो हमने कहा। ये तो हमारे मुंह से ध्वनि निकली, आपने लिख दिया। या मैं बोलूं कुर्सी पे बैठ के, आप आइए इस स्मार्ट बोर्ड पे लिख लिए, मैं बोलूं सु, यानी सुक में क्या आपने बोला? पहले सा बोला, फिर ऊ बोला, ठीक है, सु सा ऊ, ठीक है, आपने ऊ सु, आपने सा बोला, फिर ऊ बोला, सु प, आपने फिर बोला क्या? सु प, सु सु प, अधन सु प, र धन अ, सुपर इतने लिखा गया। अगर सुपर लिखा जाएगा, इतने शब्द रहे कि सुपर। अब देखिए क्या क्या हो गया इसमें, ये व्यंजन हो गया, क्या क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? ये तो व्यंजन है ना भाई, ये व्यंजन है। ये क्या है? ये स्वर है। ये क्या है? ये व्यंजन है। ये क्या है? ये स्वर है। ये क्या है? ये व्यंजन है। ये क्या है? ये स्वर है। और सोचिए सुपर लिखने में इतने शब्द बने, हमारी जो ध्वनियां निकली हैं वो टूट टूट के निकली है, लेकिन बन गई क्या? ये शब्द बन गई, जिसको कहा गया सुपर। उसमें स उ प अ र आ, सुपर बन गया। इसी तरह कहा गया कि वर्ण किसको कहेंगे? जो भी हमारी ध्वनियां निकलती हैं उनको हम वर्ण या अक्षर कहेंगे। इन्हीं के योग को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और जो शब्द मिल मिल के क्या बन जाएंगे? एक वाक्य बन जाते हैं। सुपर टेट की कक्षा चल रही है, एक वाक्य बन गया। एक क्या हो गया? एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। जब तक सा है, ऊ है, पा है, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। ये सब क्या है? ये सब अक्षर हैं। और क्या? जब ये सब मिल गए तो बन गया सुपर। सुपर क्या हो गया? एक शब्द हो गया, एक शब्द बन गया। ये अक्षर है, वर्ण है, ये जब जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। और ये शब्द जब सब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? एक वाक्य बन जाएगा। वाक्य क्या बनेगा? सुपर टेट की क्लास चल रही है। सुपर टेट की क्लास चल रही है, कक्षा चल रही है, क्लास चल रही है। हमने बताया कि जो शब्द मिलेंगे तो वाक्य बन जाएगा। ये शब्द है, शब्द और धन, ये टेट भी शब्द है। शब्द धन शब्द बराबर वाक्य बन जाएगा। जब हम शब्द एक साथ जोड़ेंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। अंग्रेजी में इसको सेंटेंस कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई होगी हमारे प्यारे विद्यार्थियों। ये अक्षर क्या है? एक एक ठो अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता है।
जब इनको हम जोड़ देंगे सु उ अपा अरा तो बन जाएगा सुपर, जब सुपर बन गया तो बन गया शब्द। इस तरह आपके लिए कुछ विशेष विशेष बातें हमने आपसे कर ली हैं। तो वर्ण इसी तरह साथियों बनता है और इस वर्ण के बारे में हम ढेर सारी बातें आगे करेंगे। और जो भी हमसे जुड़े हुए छात्र हैं आप देखिएगा वर्ण विचार कहीं न कहीं कुछ इस तरह से रहेगा। कल हम और आपसे कुछ और चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर के, लेकिन तब तक अभी हमारे पास टाइम है, कुछ हम चर्चा करेंगे। और क्या चर्चा करेंगे, जैसे अक्षर है, ठीक है, हाँ, अक्षर का मतलब जिनका क्षरण ना हो उनको हम अक्षर कहते हैं। हाँ, और वर्ण, ये वर्ण और अक्षर क्या है, ये दोनों समान अर्थी है, समानार्थी, समानार्थी, यानी जिनका समान अर्थ हो उनको हम क्या कहते हैं, अक्षर। ना क्षरत इति अक्षर, इसका कभी क्षरण नहीं होता, ये कभी कम नहीं होता, न कभी घटता है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, ना क्षरत इति अक्षर, यानी ये आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है लेकिन जान लीजिए, ना क्षरत इति अक्षर कहा गया कि हमारे प्यारे जो भावी शिक्षक हैं, हमारे विद्यार्थी, आपको मैं बताना चाहता हूं, ना क्षरत, लोग नहीं कहते देखिए जो पत्थर है, पहाड़ी है, इसका क्षरण हो रहा है, यानी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, ना माने नहीं क्षरति, इसका कभी घटाव नहीं होता है। जो ना है वो पा है, टा है, ता है, का है, खा है, वो जैसे था पाणिनि के समय में आज भी वैसे पड़ा हुआ है, उसमें कोई कमजोरी नहीं आई है, बिल्कुल वैसे को वैसे पड़ा है। इसलिए कहा गया जो अक्षर है वो ब्रह्म कहलाता है, अक्षरम परमम ब्रह्म। लेकिन हमारे लिए बहुत इतना जरूरी नहीं, इतना जानते रहिए, जो अक्षर है कभी घटता बढ़ता नहीं, बिल्कुल जैसे वैसे रहेगा। आइए इतनी बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग शुरू करेंगे आज स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। स्वयं राजन्ते स्वराः, बच्चों हमने आपको बताया कि स्वयं राजन्ते, अब ये अर्थ, इसका अर्थ निकालना, क्योंकि भाई देख गद्य और पद्य में तो एक संस्कृत आएगा जिसको आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आदत में डाल लीजिए, मैं थोड़ा बहुत संस्कृत आपको बोलूं तो परेशान मत रहिएगा, क्योंकि देखिए भाई आपके लिए जरूरी है, और जरूरी इसलिए है कि अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं सुपर टेट में तो आपके लिए ये जरूरी है। क्या है, स्वर और व्यंजन। हमारे वर्ण दो प्रकार के हैं यहाँ पे आप देखेंगे, तो सबसे पहले क्या है, स्वर और व्यंजन की चर्चा करेंगे। वर्ण दो प्रकार के हमारे यहाँ क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं भाई वर्ण दो प्रकार के। वर्ण क्या है, वर्ण हमारे दो प्रकार के, वर्ण दो प्रकार के हैं, यहां लिखेंगे हम, वर्ण दो प्रकार के। कौन से प्रकार हैं भाई, वर्ण के दो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं भाई, ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और वर्ण के दो प्रकार हैं कौन भाई, अब सवाल उठता है कौन से हैं वो दो प्रकार, यही तो हम जानना चाहते हैं। इनके दो प्रकार कौन से साथियों हैं, ये देखिए आपके सामने आ चुके हैं। पहला है स्वर, यानी स्वयं राजन्ते स्वराः, जो स्वर कहलाते हैं, जिनको आप अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं, स्वर। और इसको क्या कहेंगे, व्यंजन। ये ध्यान रखिएगा हमारे भावी शिक्षकों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जब व्यंजन लिखते हैं तो ऊपर बिंदी नहीं, आधा यहाँ है तो बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। अच्छा, स्वर क्या है, स्वर, स्वर को हम क्या कहते हैं, स्वर को एक शब्द में हम कहते हैं अच। हम आगे बात बताएंगे, लेकिन आज हम बस लिख के चले जाएंगे स्वर का मतलब क्या होता है। स्वर को एक शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। ये फार्मूले के तहत आएगा, ये फार्मूला आपको बताऊंगा। और व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं व्यंजन को, व्यंजन को हम हल बोलते हैं। अब आप सोचेंगे सर हल, अब आपको अगर बोलना हो कि भाई कोई आपसे कहे जरा व्यंजन बताइए कौन सा होगा, तो आप बताएंगे कि क च ट त प, माने क माने कखा का घंगा, का वर्ग हो गया, और च माने छ छ झया, और ट माने ट ठ ड ढ, और ता माने त थ द ध न, और पा माने प फ ब भ म। अब इतना देर तक मगजमारी करने से बेहतर क्या है, आप उसको बता दीजिए व्यंजन माने हल, स्वर माने अच। जैसे आपने देखा होगा जब आप पहले चिट्ठी पत्री आपने लिखा कि नहीं लिखा, इससे पोस्ट ऑफिस होती है, आपके यहाँ भी पोस्ट ऑफिस है, आप हिंदी में लिखते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। अच्छा भाई पोस्ट ऑफिस तो आप लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस आपने लिख दिया,
और पोस्ट ऑफिस में क्या किया आपने, हाँ पोस्ट ऑफिस आपने लिख दिया, पोस्ट ऑफिस, आपने पोस्ट ऑफिस लिख दिया। अंग्रेजी में आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। लेकिन इसका शॉर्ट क्या होगा भाई, शॉर्ट बनाया गया ना ताकि सुविधा की। हमने इसको कैसे लिखा, इस पोस्ट ऑफिस को हमने क्या लिख दिया, पीओ, यहां का पी ले लिया, वहां का ओ ले लिया। अब जो भी पोस्ट ऑफिस आपका है 224 224 222 342, जो भी आपका इस टाइप में जो पिन कोड होता है या पोस्ट ऑफिस कोड होता है, तो पोस्ट ऑफिस का जो आपका रहेगा, जो आप पोस्ट ऑफिस लिखते हैं, जो पोस्ट ऑफिस का कोड रहता है वो तो पिन कहलाता है, इसको हम पिन भी कहते हैं। अब सोचिए पोस्टल इंडेक्स नंबर को हम क्या लिखते हैं, पिन लिखते हैं। अब पोस्टल इंडेक्स नंबर अगर आपको लिखना हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना होगा, आपको कुछ विशेष विषयों को बड़े आराम से देखना होगा, ध्यान रखना होगा। वैसे ही हम स्वर को चाहे तो लिखें अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इतनी बात को करने के लिए हमने क्या कह दिया, अच। अच माने संपूर्ण स्वर। इस स्वरों की संख्या कितनी आप गिन डालिए, स्वर कितने हमारे पास है, 9 है। अब इसको मैं टिक के द्वारा बताना चाहता हूं आपको, अभी मैं बताता हूं। हल के बारे में आपको बताया गया। अब अयुण ऋलिक यौंग यौच 4 सूत्र हमारे आते हैं माहेश्वर सूत्र के। उन्हीं चारों सूत्रों में सारे हमारे वर्ण हैं, अ भी है, ई भी है, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। बराबर कितने स्वर हो गए हमारे, ये हमारे स्वर कितने हो गए साथियों, ये स्वर हमारे कितने हो गए, 9 हो गए, यानी हमारे 9 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं भाई, इसमें व्यंजन कितने हैं, व्यंजन के बारे में अगर हम आप चर्चा करेंगे, व्यंजन में साथियों आपको इतना मिलता है। क्या क्या है व्यंजन में, आपको मिलेंगे स्पर्श व्यंजन। कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और अगला क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, इतना आप जोड़ लीजिए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपको हम सारी बातें बताएंगे साथियों, बस आप सीधा सीधा गणना में देख लीजिए, 25। अंतस्थ व्यंजन क्या है, ये साथियों कितने हैं, 4 है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ये भी साथियों संख्या में 4 हैं। इतना मोटी मोटा अगर आप जान पा रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके लिए। अब हम आपको अगली कक्षा में वर्णमाला में ही कुछ विशेष तरीके की बातें बताएंगे। आज हम मोटी मोटा आपको बताए कि हमने बताया आपको कि वर्णों के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, एक व्यंजन है और दूसरा क्या है, एक स्वर है, दूसरा क्या है, व्यंजन है। स्वरों को हम अच भी कहते हैं, व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। स्वर हमारे 9 हैं, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ। और इस व्यंजन में हमारे 3 तरह के व्यंजन है, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं। तो अगर आप सबका प्लस कर देंगे तो 25 4 29 4 33 हमारे पास व्यंजन आते हैं। हम कभी कभी सवाल आपसे पूछ सकता है कि संपूर्ण व्यंजनों की संख्या क्या है, तो आपको 33 लगाना चाहिए और लगाना ही पड़ेगा आपको। तो साथियों ये बात हमारी आज की रही, और कुछ अन्य चीजें भी बताना आपको हमें और भी लगता है। कभी आपको स्वरों की संख्या बताना है, उसमें मूल स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है और संपूर्ण स्वर क्या है। अभी तो कल हम भेद प्रभेद आपको बताएंगे। आज हमने मोटी मोटा बताया है कि क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, जो आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछेगा निश्चित, अब हम कल स्वर बताएंगे और व्यंजन बताएंगे। वर्णमाला कल जाकर के समाप्त होगी। तो साथियों हमारी कक्षा कैसी लगी एक बार आप जरूर लिख करके बताइएगा, और ये कक्षा आपके लिए कितनी उपयोगी है इसको भी जरूर बताइएगा। साथियों टीचर्स अकादमी आपके लिए, टीचर्स अकादमी आपके लिए कुछ विशेष प्रकार की, देखिए हमने आपको ढेर सारे विषय आपको हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। पाणिनि के बारे में, सवालों के बारे में, सवाल संस्कृत व्याकरण के बारे में, सवाल कितने बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, सुपरटेट में क्या बन सकता है, सारे जो भी विषय आपके थे हमने देखिए सुपरटेट से शुरुआत की। सवालों से हमने पहले 4-6 सवाल आपको कराए, क्या आ सकता है। फिर हमने वर्णमाला बताने के पहले संस्कृत क्या है,
कौन धातु, कौन उपसर्ग, कौन प्रत्यय, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो केवल और केवल आपकी परीक्षा में आने के लिए तत्पर है। किसी भी दिन जब भी आपकी परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा के किसी पाली में ये सवाल आपको छपा छपाया न मिला तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा और हमसे आप मिलिएगा, बताइएगा सर कि व्याकरण से बाहर एक भी सवाल आपका आ गया हो, मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे आते हैं। वो पिता की बहन को क्या कहते हैं, अगली बार मौसी जो मौसेरे भाई को क्या कहते हैं, फुआ के लड़के को क्या कहते हैं, और इस तरह के सवाल, मामा की बहन को क्या कहते हैं, या मामा के साले को क्या कहते हैं, इस तरह के नए नए सवाल आपसे बनने की संभावनाएं बन रही है। वो सारे सवालों की चर्चा हम अपने इस कक्षा कक्ष में करेंगे और आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा। आप जो भी हमें कमेंट करेंगे, जो भी हमारे छात्र हैं जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक कमेंट करते हुए आगे बढ़िएगा। ये देखिएगा, हमने बताया था त्रिमुनि आप जरूर देख लीजिएगा। आज त्रिमुनि में कौन कौन, इनको याद कर लीजिएगा क्रम से। और क्या करना है, इन सवालों को देखिएगा। वर्ण के प्रकार कितने, 2 प्रकार के हमने बताया था। पहला प्रकार ये था, दूसरा प्रकार ये था। कल हम स्वर और व्यंजन की विधिवत चर्चा करेंगे। आज तो मोटी मोटा खाका बताया गया आपको। ये इस तरह से आप चीजों को समझिएगा। इस पर 25 है, अंतस्थ 4 है, सबको जोड़ेंगे तो ये 33 बन जाएंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 9 बन जाएंगे। इस तरह के सवाल आपके साथ सीधे और सटीक सवाल आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बन रही है। तो आइए देखते साथियों, टीचर्स अकादमी की तरफ से आपको जो भी सुविधाएं दी जा रही है वर्णमाला को लेकर के, आपने वर्णमाला देख लिया। वर्णमाला में 10 में 10 सवाल कैसे करना है, इस सारी बातों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। और आने वाली कल की कक्षा में कुछ नए नए ट्रिक के साथ, अभी तक तो हमने विषय की चर्चा की, कल ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि कैसे आपको माहेश्वर सूत्र याद करना है, कैसे आपको प्रत्याहार निकालने हैं, और कैसे आपको सारी संख्याओं का ज्ञान रखना है, जो कि आपके परीक्षा में सीधे और सपाट सवाल आपसे पूछे जा सके और बनाए जा सके। तो साथियों, टीचर्स अकादमी आपके लिए कुछ विशेष सुविधाओं को लेकर के आपके सामने आ चुकी है। आप चाहें तो हमारे इस संस्था से जुड़ करके इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो साथियों, ये डेमो क्लास आपने हमारी देख ली है, और इस डेमो क्लास से आपको कितना लाभ मिला ये भी हमको आप बताते जाइएगा, और कितना इससे आपको मिला, ये सारी बातें आपसे हम करने यहाँ आए हैं। तो साथियों देखिए, हमारा इस सुपरटेट का बैच, भावी शिक्षक बैच, जो कि हमारा शिक्षक है, ये जो हमारा बैच चल रहा है, जिसका नाम ही है भावी शिक्षक जो बैच हमारा है, और ये इसकी तिथि बहुत बढ़िया निर्धारित की गई साथियों। 20 जून है, 20 जुलाई हमारा ये तारीख है। जुलाई से हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम आपको देने क्या जा रहे हैं, मॉडल पेपर देंगे और निःशुल्क लेंगे। ये आपको क्या मिल रहा है, मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर आपको सशुल्क नहीं बल्कि निःशुल्क दिया जा रहा है, और टेलीग्राम से मिलेगा आपको। इन मोबाइल नंबरों पे आप कॉल करेंगे तो हमारे टेलीकॉलर्स आपको सारे विषय बहुत बारीकी से बताएंगे, जिसका नंबर 9628959237, और इन नंबरों पे कॉल करने के बाद आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और एक जानकारी और देना चाहते हैं, कि नया जो बैच प्रारंभ हो रहा है भावी शिक्षक बैच, उसमें जो हमारे सारे अनुभवी शिक्षक हैं, ये 20 जुलाई से आपको दिखेंगे, और आपको आभासी तौर पर दिखेंगे ही, और साक्षात दिखेंगे ऑफलाइन मोड पे। तो आप आइए जुड़िए, हमारे जो भी शिक्षक आप देख रहे हैं, हम बीच में आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल मध्य में है, और इधर देखिए सारी इधर मैडम अंग्रेजी वाली मैडम है, और सबका नाम कितने लोगों का लेना, बस शर्त है कि क्या क्या आपको पढ़ाएंगे ये आप खुद भी जान पा रहे होंगे और जान जाएंगे। 20 जुलाई के पहले से आप देख रहे हैं डेमो क्लासेस। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किसी कक्षा में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।